डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मनोस्नायु विकृति चैप्टर को पढ़ाऊंगा। इनफैक्ट अभी तक जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया, असामान्य व्यवहार क्या है, असामान्य व्यवहार की प्रकृति क्या है, क्या अप्रोचेज हैं, उसके अलावा मैंने आपको डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ाई है 3 लेक्चर्स में, वीडियो लेक्चर्स में। और आज मैं आपको ये जो डिफेंस मैकेनिज्म का इम्प्रॉपर यूज होता है या कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिसको व्यक्ति जिनका फेस सामना नहीं कर पाता और कुछ न कुछ तकलीफ में, परेशानी में गिर जाता है, उससे जो मेंटल डिसऑर्डर्स उत्पन्न होते हैं उसमें से सबसे जो माइनर लेवल का जो डिसऑर्डर है उसको हम साइकोन्यूरोसिस कहते हैं। बेसिकली इसके नाम के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं। सबसे पहले ये साइकोन्यूरोसिस हेडिंग के अंदर हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। सर्वप्रथम जहां तक बात की जाए तो ये विलियम कुलेन करके एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, बेसिकली साइकोलॉजिस्ट बाद में बने वो। विलियम कुलेन ने इसको सबसे पहले एक वर्ड दिया था, स्नायु विकृति। बेसिकली इस वर्ड से ही क्लैरिफाई होता है कि जो न्यूरल प्रॉब्लम्स हो जाती है, स्नायु संबंधी जो विकार हो जाते हैं, जो नर्वस सिस्टम है हमारा, अगर उसमें कुछ इनएक्टिविटी या उनकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती तो व्यक्ति जिस रोग से पीड़ित होता है उसे स्नायु विकृति कहते हैं। इंटरेस्टिंग बात और एक बताना चाहता हूं न्यूरोसिस की स्पेलिंग को लेकर। न्यूरोसिस की स्पेलिंग NEUROSIS है और इसका प्लूरल, इसका जो बहुवचन है वो स्नायु विकृतियां जिसे कहते हैं NEUROSES होता है। लेटर ऑन जब ये देखा गया कि सारे कुछ जो रीजंस हैं वो न्यूरल इम्पल्स के कारण ही इस प्रकार की समस्याएं नहीं आती, बल्कि कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस भी इस प्रकार के होते हैं जो व्यक्ति को परेशानी में डाल देते हैं या इस प्रकार के मानसिक विकारों से पीड़ित हो जाता है। इसलिए लेटर ऑन इसके अंदर एक नया टर्म जोड़ा गया साइको के नाम से, जो मनो के नाम से है। तो उसके बाद इस न्यूरोसिस को कन्वर्ट कर दिया गया साइको न्यूरोसिस, मनोस्नायु विकृति। अगेन इसके प्लूरल की जहां तक बात की जाए तो न्यूरोसिस की स्पेलिंग में SES लग जाता है, मनोस्नायु विकृतियां कहते हैं। लेटर ऑन जब DSM के क्लासिफिकेशंस हुए हैं, उस DSM के क्लासिफिकेशंस में इस प्रकार की कई बार ऐसा मूल्यांकन किया गया कि स्नायु विकृति है, मनोस्नायु विकृति है या किसी और प्रकार की बात है। तो ये एक मूल रूप से एक बात ऑब्जर्व की गई कि ये मनोस्नायु विकृतियां के जो पीछे मुख्य कारण है वह है चिंता, दुश्चिंता, और इसीलिए इसका नाम बदलकर एंजाइटी डिसऑर्डर्स, चिंता विकृतियां कर दिया गया। सारासन और सारासन का ये कहना था, न्यूरोसिस इज द ओल्डर टर्म फॉर नाउ कॉल्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। स्नायु विकृति एक पुराना पद है जिसे अब मनोस्नायु विकृति या चिंता विकृति कहते हैं। इट्स चिंता विकृति। नाउ इट बिकम्स जो न्यूरोसाइकोसिस है, साइकोन्यूरोसिस है, साइकोन्यूरोसिस जो है उसे एंजाइटी डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले मैं बताना चाह रहा था, जैसे मैंने बताया, प्रीफिक्स साइको वाज एडेड सम डिकेड्स लेटर व्हेन इट बिकम क्लियर दैट मेंटल एंड इमोशनल फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट इन इटियोलॉजी ऑफ दिस ऑर्डर। सो ये जो साइको हमारा जो प्रीफिक्स से तब जुड़ा, ये जो जब कुलेन ने कहा था कि न्यूरोसिस, उसके बाद में कुछ डिकेड्स के बाद, कुछ वर्षों के बाद ये ऐसा जोड़ा गया कि साइको जोड़ दिया जाए, क्योंकि ये पता लगा कि जो इसके जो इस रोग के जो कारण है, इस मानसिक विकार के जो कारण है वो मानसिक एवं सांवेगिक होते हैं। उसके बाद इसको जोड़ा गया। फ्रॉयड ने बहुत अच्छी तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट किया है कि न्यूरोसिस क्या होता है और साइकोन्यूरोसिस क्या होता है। सो फ्रॉयड का बहुत क्लैरिफाइड तरीके से कहना था, न्यूरोसिस इंक्लूड्स न्यूरोस्थेनिया, एंजाइटी न्यूरोसिस एंड हाइपोकॉन्ड्रिया। बेसिकली 3 प्रकार की बीमारियां जिसका डायरेक्टली लिंक्ड न्यूरल पार्ट से है, फिजिकल फैक्टर्स से है, वो है न्यूरोस्थेनिया, एंजाइटी न्यूरोसिस और हाइपोकॉन्ड्रिया। दीज ऑर्डर्स आर टोटली बेस्ड ऑन फिजिकल फैक्टर्स, पूर्णतः शारीरिक कारकों पर आधारित होते हैं। In these cases, the cause and the symptom appear at the same time and no psychic trauma is apparent. ऐसा देखा गया कि जब भी ये इस प्रकार के न्यूरोस्थेनिया, एंजाइटी न्यूरोसिस, हाइपोकॉन्ड्रिया होते हैं उस समय इस प्रकार के कोई भी लक्षण नहीं होते हैं जो कि मनोवैज्ञानिक
कारकों से या सांवेगिक कारकों से कहीं या मानसिक कारकों से कहीं जुड़ाव हो जिनका। एक्चुअल न्यूरोसिस आर ओरिजिनली फिजिकली जनरेटेड बाय ब्लॉक्ड लिबिडो। जैसा मैंने पहले भी आपको फ्रायड को जब पढ़ाया था तब मैंने बताया था, एक सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे लिबिडो कहा गया, अगर इस लिबिडो की ब्लॉकिंग हो जाए, जिसको इम्पल्स होता है, बेसिकली सेक्सुअल एनर्जी की फॉर्म होती है और उसका एक इम्पल्स होता है जिसका नाम लिबिडो कहा गया, ये ब्लॉक हो जाती है, तो ये फिजियोलॉजिकली बेस्ड जो कुछ कुंठाएं हैं, काम संबंधी सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशंस हैं, और ये जो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशंस हैं ये लेटर ऑन न्यूरोटिक एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसा एडलबर्ग का कहना था। जहां तक साइकोन्यूरोसिस की बात की जाए, साइकोन्यूरोसिस इंक्लूड कन्वर्जन हिस्टीरिया, एंजाइटी हिस्टीरिया एंड ऑब्सेसिव न्यूरोसिस। साइकोन्यूरोसिस जिसे कहा गया मनोस्नायु विकृति, इसके अंदर कन्वर्जन हिस्टीरिया, एंजाइटी हिस्टीरिया और ऑब्सेसिव मनोग्रस्तता, मनोविकृति को जोड़ा गया है। बेसिकली ये कहा जाए कि ये जो तीनों प्रकार की बीमारियां हैं, चाहे वो कन्वर्जन हिस्टीरिया हो, एंजाइटी हिस्टीरिया हो, ऑब्सेसिव न्यूरोसिस हो, इन सभी के जो पीछे दीज आर द रिजल्ट्स फ्रॉम द साइकिक फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण होता है। थॉट टू बी प्राइमरली कॉज्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट्स अकरिंग इन चाइल्डहुड एंड ऑफन द रिजल्ट ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। ऐसा माना गया कि जो मानसिक द्वंद्व है, अंतर्द्वंद हैं, उन द्वंद्वों के फलस्वरूप जो बचपन में होते हैं, द्वंद्व भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने आपको एक क्लास में समझाने की कोशिश की थी कि अवॉइडेंस अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट एंड डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। तो ये अगर इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स, इस प्रकार के अंतर्द्वंद अगर बचपन से होते हैं, तो ये एक मनोवैज्ञानिक आघात जो बचपन से लग जाता है, वो लेटर ऑन कन्वर्ट होकर साइकोन्यूरोसिस में परिवर्तित हो जाता है। ये सारी बात सुनने के बाद हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो एंजाइटी न्यूरोसिस है या साइकोन्यूरोसिस जिसे पहले कहा गया था, और उससे भी पहले जो न्यूरोसिस कहा गया था, उसकी जो पीछे मूल द सेंट्रल पार्ट, द सेंट्रल टेंडेंसी इज एंजाइटी ओनली। न्यूरोसिस are characterized by anxiety, depression or other feelings of unhappiness or distress that are out of proportion to the circumstances of a person's life. जो न्यूरोसिस है या साइकोन्यूरोसिस है, मनोस्नायु विकृति है, जिसको हम चिंता के द्वारा, निराशाजनक स्थिति के द्वारा और जो उदासीपन के द्वारा, नॉट हैप्पी, खुश नहीं रहने के कारण, तनाव के कारण, इस प्रकार के कुछ सर्कमस्टेंसेस पर्सन की लाइफ में होते हैं और वो प्रदर्शित करते हैं कि व्यक्ति साइकोन्यूरोसिस प्रकार की बीमारी से पीड़ित है। They may impair a person's functioning in virtually any area of his life, relationships or external affairs, but they are not so severe to incapacitate the person. In fact, ये हो कि ये व्यक्ति की जो व्यक्ति के जीवन में जो कार्य है उस पर प्रभाव डालता है, उसके संबंधों पर प्रभाव डालता है, अंतर्वैयक्तिक संबंधों पर प्रभाव डालता है, सामाजिक संबंधों पर प्रभाव डालता है, और व्यक्ति अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग में कहीं ना कहीं लैक करता है, लेकिन ये इतने सीवियर भी नहीं होते कि वो व्यक्ति को अयोग्य बना देते हैं। सो बेसिकली इससे जो अफेक्टेड पर्सन है साइकोन्यूरोसिस से, वो वास्तविकता से दूर नहीं आते। इनफैक्ट ऐसा साइकोसिस प्रकार की जो बीमारी है, जो मैं लेटर ऑन पढ़ाऊंगा आप लोगों को, उसमें बताऊंगा कि वो वास्तविकता से भी दूर जाते हैं। लेकिन जो साइकोन्यूरोसिस प्रकार के जो रोगी हैं, वह दे डू नॉट सफर फ्रॉम द लॉस ऑफ सेंस ऑफ रियलिटी। The sense of reality, the loss of sense of reality cannot be seen in this psychoneurosis, which is prevalent in psychosis. जैसा मैंने आपको पहले बताया, psychiatrists first used the term neurosis in the mid-19th century to categorize symptoms thought to be neurological in origin. The prefix psycho was added some decades later when it became clear that mental and emotional factors were important in the etiology of disorders. The terms are now used interchangeably, although the shorter word is more common. Both terms, however, lack the precision required for the psychological diagnosis and are no longer used for that purpose. मैंने आपको बताया सबसे पहले न्यूरोसिस हुआ था, उसके बाद साइकोन्यूरोसिस वर्ड कन्वर्ट किया गया और उसके बाद एंजाइटी न्यूरोसिस के नाम से जाना गया। जहां तक इस साइकोन्यूरोसिस प्रकार के जो रोग हैं, उनको समझने के लिए डिफरेंट तरह के जो व्यू पॉइंट्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। साइको एनालिटिक व्यू पॉइंट मतलब मनोविश्लेषण जो वादी हैं वो किस प्रकार के
इस बारे में विचार रखते थे। सो सबसे पहले आई डिस्कस द साइकोनेटिक व्यू पॉइंट। न्यूरोसिस अराइज फ्रॉम इंट्रासाइकिक conflict between different drives, impulses and motives which are held in with various components of the mind. जो ये साइकोन्यूरोसिस है ये एक द्वंद्व से संबंधित होता है। ये द्वंद्व किसके बीच में होता है? विभिन्न प्रणोद के बीच में, आवेगों के बीच में और अभिप्रेरणों के बीच में, अभिप्रेरकों के बीच में। और ये जो माइंड के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उसके बीच में एक तरह से अंतर्द्वंद आवेगों में, अभिप्रेरणों में चलता रहता है। और आपको मालूम ही, अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड इज नोन एज द रेस्पिरेटरी ऑफ रिपोजिटरी ऑफ फॉर रिप्रेस्ड थॉट्स, फीलिंग्स एंड मेमोरीज। हमें अच्छी तरह से मालूम है जो हमारा अचेतन मन है उसमें सभी प्रकार के दमित विचार, भावनाएं और स्मृतियां होती है जो व्यक्ति को डिस्टर्ब करती रहती है और हमारा जो चेतन मन के द्वारा स्वीकार नहीं की जाती। वी आर वेल अवेयर अबाउट दिस फैक्ट दैट अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड as a repository for repressed thoughts, feelings and memories that are disturbing or otherwise unacceptable to the conscious mind. These repressed mental contents are sexual or aggressive urges or painful memories of an emotional loss or an unsatisfied needs. ये जो दमित मानसिक जो सामग्री है ये नेचर में एग्रेसिव होती है और पेनफुल मेमोरीज होती है जो कि एक सांवेगिक रूप से विकटित कर देती है और व्यक्ति की जिस असंतुष्टिजनक जो आवश्यकताएं हैं जिनको उस प्राप्त नहीं कर पाया उसमें कन्वर्ट कर लेती है और एंजाइटी अराइजेस। इस प्रकार से चिंता का जन्म होता है। एंड व्हेन दीज एंजाइटीज आर अनएक्सेप्टेबल दे आर रिप्रेस्ड, थ्रेटन टू एंटर कॉन्शियसनेस। ये जो एंजाइटीज हैं जो अगर स्वीकार करने योग्य नहीं है उनको पुनः दमित कर दिया जाता है और वो स्वयं भी चेतन में नहीं आ पाती। और जहां हमारा ईगो एक तरफ से इनको चेतन में लाने की कोशिश करता है और नहीं ला पाती तो वो जैसा मैंने पहले भी पढ़ाया है कि हमारी जो अहम रक्षा युक्तियां हैं उनका उपयोग करता है। और अगर जब ये when ego tries to deflect through the use of defense mechanism, अगर ईगो हमारा जो है अहम है वो इस प्रकार से कोशिश करता है कि वो हमारे से दूर हो जाए और वो डिफेंस मैकेनिज्म के द्वारा दूर कराने की कोशिश करता है। अगर मैनेज नहीं कर पाता ईगो, देन इट कन्वर्टेड इनटू न्यूरोटिक सिम्टम्स। तब हमारे जो मनोस्नायु सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, विकृति से संबंधित लक्षण हैं, उन लक्षणों में परिवर्तित हो जाता है। जहां तक बिहेवियरल व्यू पॉइंट की बात की जाए तो व्यवहारिक जो मनोवैज्ञानिक थे, व्यवहारवादी, उनका यह कहना था न्यूरोसिस एज ए लर्न इनएप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस दैट कैन बी अनलर्न। ये जो मनोस्नायु विकृति है ये एक अधिगमित व्यवहार है क्योंकि व्यक्ति तनाव के प्रति सही प्रतिक्रिया नहीं करता और जिसको पुनः ये कहना चाहिए दैट कैन बी अनलर्न। ओके, एंड देन द लास्ट व्यू पॉइंट व्हिच इज एक्सप्लेन्स about the psychoneurosis is a cognitive viewpoint. It emphasizes the way in which maladaptive thinking, such as the fear of possible punishment, promotes an inaccurate perception of the self and surrounding events. जहां तक संज्ञानात्मक विचारधारा है वो ये कहती है कि ये हमारी एक ये कहना चाहिए असमायोजित, कहना चाहिए maladaptive सोच है जिसमें ये डर रहता है कि हमें कहीं कोई पनिशमेंट नहीं मिल जाए, कोई दंड न मिल जाए, और जिससे व्यक्ति अपने स्वयं का प्रत्यक्षीकरण सही नहीं करता और अपने आसपास में होने वाली घटनाओं का प्रत्यक्षीकरण भी सही नहीं करता, जिस कारण से कि व्यक्ति इस साइकोन्यूरोसिस प्रकार के रोग से पीड़ित हो जाता है। सो ये डिफरेंट तरह के व्यू पॉइंट्स थे। सबसे पहले मैंने आपको मनोविश्लेषणवादियों द्वारा बताए गए कुछ व्यू पॉइंट्स को बताया, फिर व्यवहारवादियों द्वारा और फिर संज्ञानात्मक जो वादी थे, संज्ञानात्मक स्कूल्स के जो प्रणेता द्वारा कई बातों को बताया। साइकोन्यूरोसिस की कुछ डेफिनेशंस को मैं शेयर करना चाह रहा हूं। सबसे पहले ब्राउन की डेफिनेशन है द माइल्डर एबनॉर्मलिटीज ऑफ कॉग्निटिव, इमोशनल एंड मोटर प्रोसेसेस व्हिच यूजुअली only partially incapacitate the individual and where the basic symptoms are connected with anxiety. जहां तक बात की जाए, सबसे पहले ब्राउन की जो परिभाषा है, ब्राउन ने यह बताया कि मनोस्नायु विकृति का अर्थ बोधात्मक, संवेगात्मक और क्रियात्मक प्रक्रियाओं की असाधारण असामान्यताएं हैं
जो व्यक्ति को केवल आंशिक रूप से अक्षम बनाती है और जिनके मौलिक लक्षणों का संबंध चिंता से होता है. So this definition clearly highlights that the central point of psychoneurosis is anxiety. एक और परिभाषा है डेविसन और नील की. डेविसन और नील का ये कहना था कि न्यूरोसिस refers to a large group of non-psychotic disorders characterized by unrealistic anxiety and other associated problems. For example, phobic avoidances, obsessions and compulsions. जो जहां तक डेविसन एंड नील की बात की जाए, उनका यह कहना था स्नायु विकृति का तात्पर्य अमनोविकृति के एक समूह से है जिनके लक्षण है अवास्तविक चिंता तथा विचार, बाध्यताएं, अन्य संबंधी समस्याएं जैसे व्यवहार संबंधी बाध्यताएं आदि, और दुर्बुद्धि से बचने संबंधी समस्याएं, मनोग्रस्ता से संबंधित समस्याएं. सो डेविसन की जो परिभाषा है वो भी बहुत स्पष्ट रूप से एक बात को हाईलाइट करती है कि ये एक नॉन साइकोटिक प्रकार का डिसऑर्डर है. साइकोटिक प्रकार के डिसऑर्डर्स क्या है वो मैं आपको आने वाली क्लासेस में पढ़ाऊंगा. तो ये जो बेसिक जो क्लासिफिकेशन किया गया था साइकोन्यूरोसिस और साइकोसिस, उसमें ये इस परिभाषा डेविसन ने ये बताया है कि ये नॉन साइकोटिक प्रकार के जो विकार हैं जिनको कि अनरियलिस्टिक अवास्तविक चिंता के द्वारा जाना जा सकता है, और जो अवास्तविक चिंता है वो व्यक्ति की मनोग्रस्ताएं, बाध्यताएं और दुर्भीति से बचने संबंधी कुछ घटनाओं से संबंधित है. एक और परिभाषा है सारासन एंड सारासन की. उनका यह कहना था एंजाइटी डिसऑर्डर्स रेफर्स टू मेंटल डिसऑर्डर फॉर्मली एंड कॉल्ड न्यूरोसिस और न्यूरोटिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय सम फॉर्म ऑफ एंजाइटी एज द मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम. It includes panic disorders, phobic disorders, obsessive compulsive disorders, generalized anxiety disorders and reaction to stressors. So सरासन और सरासन का यह कहना था कि चिंता विकृति एक मानसिक विकृति है जिसे पहले स्नायु विकृति कहा जाता था और जिसका मुख्य लक्षण चिंता होता है. इसके अंदर आतंक विकृति, मनोभौतिक विकृति, बाध्यता, सामान्यकृत चिंता, प्रतिबलक के प्रति प्रतिक्रिया की गणना की जाती है. So all these three definitions clearly highlights that the central point in this psychoneurosis is anxiety. There are different aspects of anxiety. ये कहना चाहिए कि बहुत जो चिंता है उसकी बहुत सारी डिफरेंट कुछ नैदानिक विशेषताएं होती है. ओके, सो जस्ट विशेषताएं होती है. ये तीन प्रकार की विशेषताएं देखी जाती है जनरली एंजाइटी से, साइकोन्यूरोसिस या एंजाइटी से पीड़ित व्यक्ति के अंदर. फिजिकल, बिहेवियर और कॉग्निटिव, तीन एस्पेक्ट्स में हम इसको ब्रेकअप कर सकते हैं. फिजिकल के अंदर ऐसे व्यक्तियों को हेडेक, नौसा, ट्रेम्बलिंग, स्वेटनिंग, प्रेसिपिटेशन और हार्ट रेट प्लस हो जाती है, उसकी बढ़ जाती है. सो उसका सिर दुखता है, उसको वॉमिटिंग जैसे सेंसेशंस होते हैं, वो कांपता है, उसको पसीना ज़्यादा होता है, इरिटेशन सा होता है, अपने फिजिकली इरिटेशन होता है उसको, और उसकी हार्ट रेट, पल्स रेट वगैरह बढ़ जाती है. These are the symptoms, basically physical symptoms of an anxiety. And then behavioral symptoms includes the avoidance behavior, dependent behavior and agitated behavior. कि व्यक्ति बचने की कोशिश करता है और फिर किसी पर निर्भर होने वाले व्यवहार को प्रदर्शित करता है या किसी के व्यक्ति का विरोधी व्यवहार प्रदर्शित करता है. And when we will talk about this cognitive symptoms of this cognitive aspects of anxiety, it definitely highlight the worry. चिंता की बात करता है, परेशानी की बात करता है. Fear of losing control, apprehension about future, confused thoughts, difficulty in concentration, thinking about those things which are getting out of control. तो व्यक्ति थोड़ा परेशान रहता है. Fear of losing control, अपने पर नियंत्रण खोने का भय रहता है. भविष्य के प्रति बड़ी चिंता स्थिति रहती है, कंफ्यूज रहता है, और हमेशा उसकी थॉट्स हैं वो कंफ्यूजन वाली थॉट्स होती है. एकाग्रता में उसको परेशानी आती है और उन चीजों के बारे में सोचता है जिसका उस पर नियंत्रण नहीं है. सो दीज आर एस्पेक्ट्स ऑफ एंजाइटी. We'll just talk about the general symptoms of anxiety. आपने देखा होगा ये जो एक कार्टून है वो इधर से उधर वॉक कर रहा है. These are the symptoms of the anxiety. ओके, और ये भागने की प्रक्रिया ये भी एक एंजाइटी को शो कर रही है.
So when we talk about this general symptoms of anxiety, so it includes first symptom is anxiety. ये मुख्य लक्षण चिंता होता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में किसी न किसी प्रकार की तरह की चिंता का लक्षण प्रदान होता है। रोगी में किसी दुर्घटना के शिकार हो जाने से, किसी खतरनाक रोग में फंस जाने से, पानी में डूब जाने से, किसी की हत्या कर देने से, इस प्रकार की अनेक प्रकार की जो चिंताएं देखी जाती है। न्यूरोटिक एंजाइटी सामान्य चिंता से बिल्कुल, नॉर्मल एंजाइटी से बिल्कुल अलग होती है। इसमें कोई रीजन नहीं होता और इतना बड़ा रीजन नहीं होता कि जिसके कारण से व्यक्ति चिंता करे। स्नायु व्यक्ति, जो स्नायु विकृत रोगी है, अपनी चिंता के कारण को नहीं जानता और चिंता की मात्रा इतनी अधिक होती है कि उसके दिन प्रतिदिन के कार्य भी बाधित हो जाते हैं। सो स्नायु विकृत चिंता से ग्रसित व्यक्ति के मुख्य लक्षण होते हैं अनिश्चितता का भाव, निसहायता, फीलिंग्स ऑफ अनसर्टेनिटी, हेल्पलेसनेस, घबराहट, पेट दर्द, सिर दर्द, पेशी तनाव, शारीरिक उत्तेजना आदि। ये ध्यान रखना चाहिए कि चिंता का लक्षण किसी न किसी रूप में सभी स्नायु विकृतियों में, सभी मनोस्नायु विकृति में पाया जाता है। दूसरा जो सिम्टम है सांवेगिक तनाव, जिसको इमोशनल टेंशन कहा जाता है। बेसिकली रोग सदा किसी न किसी संवेगात्मक तनाव से पीड़ित रहता है। वह संवेगात्मक रूप से अधिक क्रियाशील होता है तथा पीड़ा एवं प्रतिबल के प्रति अति हाइपर एक्टिव बन जाता है, अति प्रतिक्रियात्मक बन जाता है। ऐसे रोगी में सिरदर्द का लक्षण भी पाया जाता है। रोगी में चिड़चिड़ापन, विड्रॉल, प्रतिहार आदि लक्षण भी देखे जाते हैं। देन लेट्स टॉक अबाउट दिस फीलिंग ऑफ गिल्ट, अपराध बोध या दोष का भाव। ऐसे व्यक्ति आत्मदोष से पीड़ित होते हैं। रोगी को ऐसा महसूस होता है कि उसने जो विगत भी जीवन में जो कुछ पाप किए हैं, इसलिए उसका वर्तमान दुखद है और उसकी भविष्य में भी दुखद घटनाओं के घटने की पूरी संभावना है। ओके, सो ऐसा रोगी ऐसा महसूस भी कर सकता है कि जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, प्राकृतिक प्रकोप के कारण भी उसके अतीत में किए गए अनैतिक कार्य है और इस कारण से व्यक्ति ये कहना चाहिए फ्रस्ट्रेशंस और डिप्रेशन से पीड़ित हो जाता है। डिप्रेशन से पीड़ित होता है, निराशाजनक स्थितियों में हो जाता है, अपने अंदर इनकैपेबिलिटी पाता है कि व्यक्ति कुछ में उसमें योग्यता नहीं कि वो इस प्रकार की जीवन संबंधी जो जरूरतें हैं उनको भी पूरा कर पाए। इसके अलावा कुछ सामान्य लक्षणों में फ्रस्ट्रेशन भी देखा गया है, जिसमें ये होता है कि व्यक्ति अपने लक्ष्य को निर्धारित करता है और लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। देखिए, लक्ष्य तो वो निर्धारित करता है लेकिन एंजाइटी के कारण वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता एंड इट गिव्स द फ्रस्ट्रेशन टू द इंडिविजुअल। मैंने जैसा चर्चा करी है, इट्स अ फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी इज अनदर सिम्टम ऑफ साइकोन्यूरोसिस। मतलब ये कि इनएडिक्वेसी, अयोग्यता का भाव कि वह योग्य नहीं है इस कार्य को करने के लिए। इसी प्रकार से फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, असुरक्षा का भाव भी होता है, अपने आप को इनसिक्योर ऑब्जर्व करता है। बेसिकली साधारण काम के लिए भी अपने आप को अयोग्य समझने लगता है, इसलिए वह साधारण परिस्थिति को भी जटिल और कठिन समझने लगता है। वह किसी भी कार्य या परिस्थिति का मूल्यांकन तटस्थ रूप से नहीं कर पाता और भय से, चिंता से, असुरक्षा के भाव से पीड़ित होता है। देन द पॉइंट कम्स ईगोसेंट्रिसिटी, स्वार्थवाद या स्वार्थपरकता का भाव होता है। इसमें आत्म केंद्रित होने का लक्षण पाया जाता है। ईगोसेंट्रिसिटी को आत्म केंद्रितता भी कहा जाता है। वह परिवार और समाज के लोगों से अलग अलग रहने का प्रयास करता है और केवल व्यक्तिगत आवश्यकताओं में रुचि लेता है। वे दूसरे लोगों की समस्याओं में रुचि नहीं लेता और बल्कि दूसरे लोगों से अपनी समस्याओं के समाधान में अपेक्षा रखता है। उसकी अपेक्षाएं इतनी अनरियलिस्टिक होती है कि उसकी पूर्ति करना संभव नहीं होता। वह इसी कारण से वह दूसरे लोगों के साथ जो डिस्टर्ब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप कर लेता है, विचलित पारस्परिक संबंध बिगाड़ लेता है। रॉबिन्स का यह कहना था कि पारस्परिक संबंधों के विच्छिन्न हो जाने का कारण यह है कि रोगी विभिन्न प्रकार के अतार्किक भय, चिंता और असुरक्षा से पीड़ित होता है, जिससे उसे प्रत्यक्षीकरण का ढंग भी मालूम नहीं होता और वे मोड्स ऑफ परसीविंग अयथार्थ बन जाते हैं। Another characteristic symptoms of this psychoneurosis is rigidity, कठोरता।
व्यक्ति बड़ा कठोर होता है, उसमें अनम्यता का लक्षण होता है, वे अपने विचार और व्यवहार में दृढ़ होता है, एक तरह से दृढ़पन पाया जाता है, कठोरता पाई जाती है। बाह्य परिस्थितियों के परिवर्तन के अनुकूल वे अपने दृष्टिकोण, कार्य प्रणाली और प्रतिक्रिया में परिवर्तन नहीं लाते। देखिए यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। और ऐसे व्यक्ति जो चिंता मनोस्नायु विकृति से पीड़ित है, चिंता विकृति से पीड़ित है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, वो रिजिड होते हैं। वो अपने दृष्टिकोण और कार्य प्रणाली और प्रतिक्रिया में जो चेंजेस होते हैं समय के साथ, जिन चेंजेस की आवश्यकता होती है, जिन परिवर्तनों की आवश्यकता होती है, उन परिवर्तनों को भी वो पूरा नहीं करता। और इस कारण से वह बाह्य परिस्थितियों के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाता, समायोजन स्थापित नहीं कर पाता। एंड ऑफ कोर्स द लैक ऑफ इनसाइट, सूझ की कमी, अंतर्दृष्टि की कमी भी हो पाई जाती है, क्योंकि अंतर्दृष्टि तब विकसित होती है जब व्यक्ति के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि समस्याओं का समाधान उसको सूझ के द्वारा, तो उसके अंदर कोई सूझ नहीं सूझता। बेसिकली ये कहना चाहिए इंसाइट ही उसके अंदर डेवलप नहीं होती कि वो किसी समस्या का या समायोजन समस्या का समाधान किस प्रकार करके वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित कर पाए। सूझ की कमी के कारण इस प्रकार की परेशानियां देखने को मिलती है। Then there are few expressions of psychological and physical symptoms. मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक लक्षणों की अभिव्यक्ति भी वह व्यक्ति करता है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक लक्षणों में चिंता, भय, विचार, बाध्यता, कार्य बाध्यता, संदेह आदि मुख्य लक्षण होते हैं। शारीरिक लक्षणों में थकान, सिर दर्द, इस प्रकार के कुछ लक्षण होते हैं। पल्स रेट का बढ़ जाना, हार्ट बीट का बढ़ जाना, ये सारे शारीरिक लक्षण होते हैं। तो लक्षणों की अभिव्यक्ति के द्वारा हम पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति एंग्जाइटी न्यूरोसिस या साइकोन्यूरोसिस से पीड़ित है। Then we come on the next point, which is termed as a faulty adjustment, दोषपूर्ण समायोजन। स्नायु विकृति या मनोस्नायु विकृति या चिंता विकृति के रोगी का समायोजन दोषपूर्ण होता है। चिंता, असुरक्षा का भाव, अयोग्यता का भाव, स्वार्थवाद, संदेह, अनम्यता आदि के कारण रोगी के पारिवारिक संबंध, सामाजिक संबंध, संवेगात्मक संबंध, व्यावसायिक संबंध, वैवाहिक संबंध, ये सारे बिगड़ने लग जाते हैं। और इसके कारण से पारिवारिक समायोजन, सामाजिक समायोजन, संवेगात्मक समायोजन, व्यावसायिक समायोजन, वैवाहिक समायोजन भी बिगड़ जाते हैं। और रोगी का वास्तविक जगत से संबंध तो कायम रहता है, लेकिन संबंध बिगड़ जाते हैं। ये वर्तमान समय में ये स्पष्ट हुआ कि न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स हैं, ये एंजाइटी डिसऑर्डर कहा जाता है। इसके उपयुक्त अनेक लक्षण हैं। इन लक्षणों के बावजूद भी रोगी का ईगो इतना संबल होता है कि वह ईड और जो इदम और जो पराहम है, सुपर ईगो के जो विरोधी मांगे हैं, एंटागोनिस्टिक डिमांड्स हैं, के बीच समायोजन कराने में सक्षम हो जाता है। और प्राय रोगी अपनी जीविका चलाने में सामान्यतः सफल होता है। इसीलिए यह बात ये कहना बहुत महत्वपूर्ण है कि मानसिक रोगी, इस प्रकार के मानसिक रोगी के 1-2 लक्षण प्रत्येक सामान्य जीवन में देखे जा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक सामान्य व्यक्ति कुछ न कुछ हद तक साइकोन्यूरोटिक या न्यूरोटिक होता है। प्रत्येक सामान्य व्यक्ति कुछ हद तक स्नायु विकृतता से पीड़ित होता है। जहां तक कॉजेज ऑफ साइकोन्यूरोसिस की बात की जाए कि किन कारणों से मनोस्नायु विकृति का जन्म होता है, तो सबसे पहले इसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जैविक कारक, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, मनोवैज्ञानिक कारक, और सोशियो कल्चरल फैक्टर, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। सबसे पहले जैसे DSM-4 के अंदर चिंता विकृति बताया गया, स्नायु विकृति को DSM-4 के अंदर जो कन्वर्जन हुआ न्यूरोटिक डिसऑर्डर का, डायग्नो स्टैटिस्टिकल मैनुअल 4, इस प्रकार का एक क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए एक ऐसी संस्था बनी हुई है, डायग्नो स्टैटिस्टिकल मैनुअल। उसके अंदर ये बताया गया, DSM-4 का जो 4th वर्जन है, उसमें ये बताया गया था कि स्नायु विकृति को, जो मनोस्नायु विकृति है, उसको वर्तमान समय में चिंता विकृति कहा गया था। इस संदर्भ में ही हम लोग पढ़ेंगे कि जो चिंता विकृति है उसके क्या क्या कारण है। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स जहां तक बात की जाए, बायोलॉजिकल फैक्टर्स में हम लोगों को मालूम है जेनेटिक फैक्टर, कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर एंड हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस। These are the factors which are responsible for originating the psychoneurosis type of mental disorder. जैविक कारकों में जहां तक बात की जाए तो वो जननिक कारक होते हैं, शरीर गठनात्मक कारक होते हैं, और हार्मोनल उपद्रव जिसे कहा गया है। बेसिकली ये these are predisposing cause of psychoneurosis.
ये स्नायु विकृति का एक पूर्ववर्तिक कारक है, मतलब वंश परंपरागत कारण इस प्रकार के रोग होते हैं। ऐसा देखा गया कि जिन लोगों के परिवार में स्नायु विकृति के रोग थे, उस परिवार में होने वाले बच्चों में भी स्नायु विकृति की होने की संभावना होती है। जहां तक शिपॉक ने एक स्टडी करी थी, उसने जुड़वा बच्चों पर एक स्टडी करी थी और ये कहा था कि 40% से 60% तक इस प्रकार की संभावना है कि अगर फैमिली में कोई साइकोन्यूरोटिक है फॉर फादर्स में, तो बच्चों में भी इस प्रकार के साइकोन्यूरोसिस होने की संभावना है। शरीर गठनात्मक कारक, शरीर का जो गठन ऐसा है, या ये कहना चाहिए कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो शरीर में हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस प्रोड्यूस कर देती है, उस कारण से भी मनोस्नायु विकृति का जन्म होता है। किस्कर ने एक बात कही थी कि किस्कर के अनुसार जब व्यक्ति के स्नायु मंडल में या स्नायु तंत्र में तथा अंतःस्रावी तंत्र में, जिसको एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, ग्लैंड्स में इनहेरिटेड रेजिस्टेंस कमजोर हो जाता है, तो प्रतिबल के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती है और चिंता के प्रति सहनशीलता घट जाती है। परिमाण स्वरूप व्यक्ति स्नायु विकृति का शिकार हो जाता है। द सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर कॉज ऑफ साइकोन्यूरोसिस इज साइकोलॉजिकल फैक्टर। अध्ययनों से पता चला है कि स्नायु विकृति अर्थात चिंता विकृति की उत्पत्ति में मनोवैज्ञानिक कारकों का बहुत अधिक हाथ होता है। इसके अंदर सेक्सुअल इंपल्सेस, एग्रेसिव इंपल्सेस, इनएडिक्वेट डिफेंस मैकेनिज्म की बात की जा सकती है। फ्रॉयड के अनुसार स्नायु विकृति की मूलतः जो दमित कामुक एवं आक्रामक संवेगों के कारण होती है। इन आवेगों को अचेतन स्तर पर आ जाने से इस स्थिति में व्यक्ति असहनीय चिंता का शिकार हो जाता है, इसलिए इन आवेगों का दमन करता है, फिर फैंटेसीज और आदि इस प्रकार के डिफेंस मैकेनिज्म के सारे अचेतन स्तर पर ही रोक लेता है। लेकिन इन जो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के अपर्याप्त हो जाने पर, इनएडिक्वेसी होने पर, जो व्यक्ति है वो न्यूरोटिक एंजाइटी या एंजाइटी डिसऑर्डर से पीड़ित हो जाता है। कामुक और आक्रामक इच्छाओं की उत्पत्ति में दोषपूर्ण पैतृक मनोवृत्ति, फॉल्टी पेरेंटल एटीट्यूड, दोषपूर्ण पैतृक पालन पोषण, फॉल्टी पेरेंटल स्टाइल, फॉल्टी डिसिप्लिन, दोषपूर्ण अनुशासन आदि का हाथ होता है। क्लार्क और कोहेन और किंग ने इस प्रकार से कुछ अध्ययन किए थे, इससे इस बात की पुष्टि होती है कि जो ये सेक्सुअल और एग्रेसिव अर्जेस हैं, ये जो कामुक और आक्रामक इच्छाएं हैं, इसकी उत्पत्ति में पैतृक मनोवृत्ति, दोषपूर्ण पैतृक पालन पोषण, दोषपूर्ण अनुशासन आदि का हाथ होता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसे सोशियो कल्चरल फैक्टर का नाम दिया गया है, इसके अंदर तीन एस्पेक्ट्स को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सोशल एंड कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटी, फाइनेंशियल एंड एजुकेशनल। सामाजिक सांस्कृतिक कारकों की जहां तक बात की जाए, चिंता स्नायु विकृति या चिंता विकृति के विकास में जैविक कारकों तथा मनोवैज्ञानिक कारकों के साथ कई सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों का हाथ होता है। दैनिक जीवनों के अनुभव से और अध्ययनों से पता चलता है कि चिंता स्नायु विकृति का एक कारण सामाजिक एवं सांस्कृतिक जटिलता होती है। जिस समाज या संस्कृति में आर्थिक, शैक्षिक आदि जटिलताएं अधिक होती है, वहां के लोगों में इस मानसिक रोग के लक्षणों के विकसित होने की संभावना अधिक होती है। इसी प्रकार से जो रूरल लोग हैं की अपेक्षा अर्बन एरिया में रहने वाले लोगों में इस प्रकार के लक्षण अधिक पाए जाते हैं, ऐसा मंगल ने अपनी स्टडी में बताया था, MANGAL 1993। अधिक उन्नत, शिक्षित एवं सभ्य समाज या संस्कृति में इस मानसिक रोग के विकसित होने की संभावना अपेक्षाकृत अधिक रहती है। ध्यान दीजिए, अधिक उन्नत, शिक्षित एवं सभ्य समाज या संस्कृति में साइकोन्यूरोसिस प्रकार के रोग के विकसित होने की संभावना अधिक होती है, ऐसा वॉलिन ने बताया। सो देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कॉजेज ऑफ साइकोन्यूरोसिस। अब मैं आपके सामने कुछ जनरल बात करूंगा न्यूरोसिस के बारे में। It's a mild functional neuropsychological disorder that confirms themselves in a specific clinical phenomena in the absence of physical phenomena. न्यूरोसिस के लिए कहा गया था, लेकिन लेटर ऑन जैसा मैंने आपको बताया साइकोन्यूरोसिस आ गया, तो ये mild functional neuropsychological disorder that confirms themselves in a specific clinical phenomena in the absence of psychical phenomena. Don't affect personality, व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करता।
द कॉन्टेक्ट विथ रियलिटी इज पार्शली लॉस्ट। ये कुछ विशेषताएं हैं, मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा लेटर ऑन, जब साइकोसिस पढ़ा दूंगा उसके बाद न्यूरोसिस और साइकोसिस के अंदर दोनों की तुलना करेंगे, डिफरेंसेस पाएंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, उससे मैं बहुत क्लैरिफाई करूंगा कि इसमें व्यक्ति वास्तविकता से बहुत अधिक दूर नहीं जाता, थोड़ी बहुत वास्तविकता से दूर चला जाता है, लेकिन पूर्णतः वास्तविकता से दूर नहीं जाता। Hallucinations and delusions are not present or extremely rare if present। ये कहना चाहिए विभ्रम और जो व्यामोह की स्थितियां हैं वो उपस्थित नहीं होती। ये क्या होता है मैं नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ाऊंगा आपको, मैं जब साइकोसिस पढ़ाऊंगा। और लो रिस्क ऑफ सेल्फ हार्म, स्वयं को चोट पहुंचाने की, स्वयं को सेल्फ हार्म करने की जो संभावना है बहुत कम होती है। कुछ टाइप्स के जो न्यूरोसिस हैं वो उसमें इंक्लूडेड हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर्स आर अ फ्यू टाइप्स ऑफ न्यूरोसिस। द कॉजिंग फैक्टर्स फॉर साइकोन्यूरोसिस और न्यूरोसिस आर बायोलॉजिकल, सोशल, साइकिक क्लाइमेट, साइकोलॉजिकल, पेडागोगिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक। अभी चर्चा कर ली थी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके। द ट्रीटमेंट इज यूजुअली साइकोलॉजिकल एंड मेडिसिन्स कैन ऑल्सो बी प्रिस्क्राइब्ड। जो साइकोन्यूरोसिस है इसका जो सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है वो मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट है, काउंसलिंग के द्वारा तथा साइकोथेरेपीज के द्वारा इसका इलाज किया जाता है, लेकिन मेडिसिन्स भी दी जा सकती है, मेडिसिन्स के द्वारा भी इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ साइकोन्यूरोसिस की जहां बात की जाए तो कुछ बातें क्लैरिफाइड है, करना चाहूंगा कि इज अ परसिस्टेंट, प्रोमिनेंट एंड एक्सिग्रेटेड वरी, टेंशन, एप्रीहेंशन अबाउट एवरीडे प्रॉब्लम्स। दिन प्रतिदिन में होने वाली जो घटनाएं हैं उसके बारे में अत्यधिक चिंता करना, परेशान हो जाना, और एप्रीहेंशन अबाउट मतलब पहले से सोच लेना कि ऐसा होने वाला है बहुत ज्यादा, कि गलत ही होने वाला है, नेगेटिव टाइप्स की फीलिंग्स, एंड फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी, फीलिंग ऑन एज मोस्ट ऑफ द टाइम। ये मतलब व्यक्ति के अंदर चिंता घूमती रहती है और जैसे ही मौका बढ़ता है और वो चिंता बाहर निकल के आ जाती, तभी फीलिंग ऑन एज मोस्ट ऑफ द टाइम कहा गया है। मसल टेंशंस और एक्स की बात की गई है क्लिनिकल फीचर्स में, मांसपेशियों में खिंचाव, दर्द होना, इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है क्लिनिकल सिम्टम्स में। रेस्टलेसनेस, व्यक्ति आराम नहीं कर पाता, इरिटेबल, बहुत ज्यादा बेचैन होता है। इनएबिलिटी टू रिलैक्स, बिल्कुल आराम नहीं मिल पाता। जैसे ये व्यक्ति के बारे में बताया, ये फोटो दिया है मैंने, ये व्यक्ति सोया हुआ है, रेस्ट कर रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ बोल रहा है और कुछ ना कुछ सोचता जा रहा है, क्योंकि वो रिलैक्स नहीं कर पाता। डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन, एकाग्रता नहीं बना पाती। माइंड, समटाइम्स माइंड गोइंग ब्लैंक, ओके, कि व्यक्ति का ऐसा उससे प्रतीत होता है कि उसके अंदर कोई सुझाव ही नहीं, बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ इंसाइट, सूझ ही नहीं होती उत्पन्न, तो उसको ऐसा लगता है कि उसका मस्तिष्क खाली हो गया है और कुछ भी नहीं बचा है। एंड देन द लास्ट वन इज द इंसोम्निया, जिसे कहा गया है नींद ना आ पाना। ओके, सो नींद ना आ पाने के कारण भी ये एक क्लिनिकल फीचर है। सो टुडे वी हैव टॉक्ड लिटिल बिट अबाउट द साइकोन्यूरोसिस को पढ़ा है। आने वाली क्लासेस में स्पेसिफिक साइकोन्यूरोसिस की जो टाइप्स हैं, जिसमें हम लोग ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस, मनोग्रस्तता, बाध्यता, और इसके साथ ही we'll talk about hysteria also, which is in your syllabus, and then another phobia is there. If it is in your syllabus, I'll teach that. फिलहाल मैं आपको बात करना चाहता हूं कि साइकोन्यूरोसिस एक ऐसा माइल्ड प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर है जिसका मुख्य बिंदु, केंद्र बिंदु एंग्जाइटी, दुश्चिंता होता है। इसी के बाद साथ अपनी मैं क्लास को फिनिश कर रहा हूं, आज की क्लास को, और कल की क्लास में हम लोग कुछ और साइकोन्यूरोसिस के टाइप्स या हिस्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू फॉर योर अटेंशन, थैंक यू।